Hello students, today we are going to start our next exercise, exercise 2.2 क्लास 11th। टॉपिक है हमारा रिलेशन एंड फंक्शन। इससे पहले एक्सरसाइज में हमने पढ़ा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, ठीक है। अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे रिलेशन क्या है हमारे पास, ठीक है। व्हाट इज रिलेशन इन अ मैथमेटिक्स। देखिए, जब भी हम इन नॉर्मल रिलेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आता है कि रिलेशन किसका किसके साथ, ठीक है ना, किसका किसके साथ। तो यानी कि अगर हमें रिलेशन को डिफाइन करना है तो हमें दो ऑब्जेक्ट चाहिए होंगे पहले, ठीक है ना। उन दो ऑब्जेक्ट में हम बताएंगे कि किस तरह का रिलेशन उनके बीच में है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लेट कर लेते हैं, एक सेट है हमारे पास ए, इसमें एलिमेंट है 1 2 3, और एक हमारे पास सेट है बी, इसमें हम एलिमेंट ले लेते हैं 4 5 6, ठीक। अब देखिए क्या हो सकता है कि सेट ए के 3 एलिमेंट हैं और सेट बी में भी 3 एलिमेंट हैं। अब ऐसा हो सकता है कि सेट ए के हर एक एलिमेंट का सेट बी के हर एक एलिमेंट के साथ रिलेशन हो, ठीक। अब देखिए, हम मान लेते हैं कि वो रिलेशन को हमने नाम दे दिया R1। R1 इसलिए क्योंकि अभी मैं 2-3 रिलेशन और बताऊंगा, तो ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं इसको R1 R2 R3 इस तरह से नाम दूंगा, ठीक है। अब देखिए, हो सकता है कि सेट ए के जो एलिमेंट है 1, इसका रिलेशन 4 के साथ हो, तो उसको हम किस तरह से लिखेंगे, इस तरह से 1,4। हो सकता है 1 का रिलेशन 5 के साथ हो, उसको हम लिखेंगे 1,5। हो सकता है 1 का रिलेशन 6 के साथ हो, तो उसको हम कैसे लिखेंगे 1,6, ऑर्डर्ड पेयर बना के, ठीक है। अब ऐसे ही 2 का रिलेशन भी हो सकता है, तो 2,4 2,5 2,6। 3 का रिलेशन भी हो सकता है, तो 3,4 3,5 और 3,6, और इन सब को हम कर्ली ब्रैकेट्स में लिख देते हैं, ठीक। ये रिलेशन हमारे हो सकते हैं, ठीक है बात। अब ये रिलेशन किस तरह का है, ठीक है ना। अभी हमने बात की कि किसका रिलेशन किसके साथ, तो ये तो हमने देख लिया कि सेट ए के एलिमेंट का रिलेशन सेट बी के एलिमेंट के साथ। अब ये रिलेशन कैसा है, देखिए, अगर मैं ये बोलूं कि R1 मेरे पास कोई एक सेट है जिसमें ए कोमा बी मेरे पास ऑर्डर्ड पेयर हैं, ठीक है ना, और इस तरह से है कि ए लेस देन बी, ठीक। और मैं बोल देता हूं ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए और स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। अब आप चेक करें, मैंने क्या लिखा कि एक R1 रिलेशन है जिसमें ऑर्डर्ड पेयर क्या है, ए कोमा बी, और ए और बी आपस में किस तरह से रिलेट हैं कि ए जो है वो बी से छोटा है, और ए जो हम ले रहे हैं फर्स्ट एलिमेंट वो सेट ए से बिलोंग करता है, और जो सेकंड एलिमेंट है वो सेट बी से बिलोंग करता है। क्लियर। अब आप ये चेक करें कि R1 में क्या इस तरह से ही है। देखिए, जो फर्स्ट एलिमेंट है हर ऑर्डर पेयर में वो सेकंड एलिमेंट से छोटा है, ये बात हो गई यहाँ तक, ठीक है। अब जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेट ए से बिलोंग कर रहा है, ये भी सही है, और जो सेकंड एलिमेंट है हर ऑर्डर पेयर का वो सेट बी से बिलोंग कर रहा है। क्लियर, यहाँ तक क्लियर, ठीक। अब ये रिलेशन कुछ इस तरह से भी हो सकता है। मान लीजिए मैं एक और रिलेशन बना रहा हूं R2, इसको मैं लिख देता हूं कि इसमें जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे वो ए कोमा बी होगा, ठीक है। और बी मेरे पास किस तरह से होगा,
ए प्लस 3, ए प्लस 3, ठीक। अब ए कहां से बिलोंग करेगा, सेट ए से। बी कहां से बिलोंग करेगा, सेट बी से। तो R2 में हमारे पास कौन कौन से ऑर्डर पेयर आएंगे वो चेक करते हैं हम। देखो जब ए हमने कहां से लेना है, सेट ए में से लेना है, तो जब ए की वैल्यू आप 1 रखोगे तो बी कितना आ जाएगा 4, तो ऑर्डर पेयर क्या बनेगा 1,4, ठीक। अब आप 2 पुट करें क्योंकि ए सेट में 2 भी एलिमेंट है, तो 2 पुट करेंगे, बी कितना आएगा 5, तो ऑर्डर पेयर आपके पास आएगा 2,5, ठीक। अब 3 पुट करने पर आपको मिलेगा 6, तो ऑर्डर पेयर आपके पास आ गया 3,6। अब ये R2 रिलेशन के अंदर ए और बी किस तरह से देखिए आपस में रिलेट हैं कि बी जो है वो ए से 3 ज्यादा है, बी ए से 3 ज्यादा है, 3 ज्यादा है, ठीक। अब मान लो एक रिलेशन हम और ले लेते हैं कोई R3, इसमें हमारे पास ए कोमा बी एलिमेंट है, ठीक है ना। अब ए और बी आपस में किस तरह से रिलेट हैं, मैं लिख देता हूं कि B इज इक्वल टू ए प्लस 2, ठीक है। ए कहां से बिलोंग करेगा, सेट ए से। बी कहां से बिलोंग करेगा, सेट बी से। क्लियर बात। अब देखते हैं जरा क्या बनता है इसमें। अगर मैं ए की वैल्यू 1 रखता हूं, ए की वैल्यू 1 रखी, बी की वैल्यू कितनी आएगी 3। अब क्या बी सेट में 3 है, नहीं, तो 1,3 हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब ए की जगह आप रखें 2 रखा, बी कितना आ जाएगा 4, तो 2 यहां से 4 यहां से, तो 2,4 हमारे पास एक रिलेशन बन गया। अब ए की वैल्यू रखी 3 पुट करने पर क्या आएगा 5, तो 3,5 भी आपके पास आ गया, ठीक है। इतना क्लियर। अब मैं एक रिलेशन और ले रहा हूं R4, ए कोमा बी ऑर्डर पेयर रहेंगे। अब क्या रहेगा इसमें, मैं लिखता हूं कंडीशन क्या है, मतलब ए और बी आपस में किस तरह से रिलेट हैं, तो उसको मैं लिख रहा हूं बी इज एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय ए, स्मॉल ए, और स्मॉल ए बिलोंग करेगा कैपिटल ए से, और स्मॉल बी आपका बिलोंग करेगा कैपिटल बी से, ठीक है। तो अब R4 में हमारे पास कौन कौन से ऑर्डर पेयर बनेंगे ये हम चेक करते हैं। यानी कि B इज एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय A, B हमारे पास कौन सा एलिमेंट है, सेकंड, ठीक। अब हमें ये सेकंड एलिमेंट यहां से लेना है और फर्स्ट एलिमेंट यहां से। अब देखो 4 जो B का एलिमेंट है वो सेट A के कौन कौन से एलिमेंट से एग्जैक्टली डिवाइड होगा, यानी कि रिमाइंडर नहीं बचेगा, ठीक है ना। या इसको ऐसे भी समझना है कि डेसिमल में आंसर नहीं आएगा आपके पास, ठीक। देखिए 1 से डिवाइड हो जाएगा 4 और 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ऑर्डर पे क्या बनेंगे आपके पास 1,4, 2,4। अब 5 की बात करें, 5 सिर्फ 1 से डिवाइड होगा, तो यहां पर आपके पास 1,5। 6 की बात करें वो 1 से 2 से और 3 से तीनों से ही डिवाइड हो जाएगा, तो उसको आप 1,6 और 2,6, 3,6 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब मैंने देखिए सेट ए और सेट बी लिए थे, मैंने आपको उसमें 4 रिलेशन निकाल करके बता दी, ठीक है। ये सब प्रैक्टिकली हमने कम किया। अब इसकी डेफिनेशन की तरफ चलेंगे कि डेफिनेशन क्या है, ठीक है। उससे पहले आप ध्यान से देखिए इस R1 को। एक्चुअली R1 पता क्या है, A क्रॉस B, चेक कर सकते हो आप, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स। बिल्कुल चेक करो आराम से, ठीक है। आई थिंक चेक कर लिया होगा आपने। अब एक चीज देखें,
चलो मैं इसको भी यहाँ 2 मिनट के लिए लिख देता हूँ, ए क्रॉस बी है। अब आप चेक करें ध्यान से कि जो आपके पास R1 है, R2 है, R3 है या फिर R4 है, ठीक, क्या ये R1, R2, R3, R4 ये सभी इसमें इंक्लूड कर रहे हैं कि नहीं? मैं रिपीट कर रहा हूं कि क्या R1, R2, R3, R4 ए क्रॉस बी में इंक्लूड कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं ना, आप चेक कर सकते हो। R2 में कौन कौन से ऑर्डर पेयर हैं? 1,4, 2,5, 3,6, चेक कर लो। 1,4, 2,5, 3,6। ऐसे आप R3 में चेक कर लो, 2,4, 3,5, ये 2,4, 3,5, ठीक। अब आपने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया कि जो R1 है वो भी किस में इंक्लूड है? ए क्रॉस बी के अंदर। R2 है वो भी किस में इंक्लूड है? ए क्रॉस बी के अंदर। और R3 है वो किस में इंक्लूड है? ए क्रॉस बी में। R4 किस में इंक्लूड है? ए क्रॉस बी में, ठीक है। और हम इनको क्या बोल रहे हैं? रिलेशन, ठीक। तो इसका मतलब रिलेशन हुआ क्या? अब देखिए रिलेशन की डेफिनेशन क्या है। रिलेशन और रिलेशन आर, कैपिटल से डिनोट कर रहा हूं मैं, और रिलेशन आर फ्रॉम ओ नॉन एम्प्टी सेट ए टू और रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है ना। क्योंकि जो R1 में जितने भी ऑर्डर पेयर आ रहे हैं वो सभी ए क्रॉस बी में मिलेंगे आपको। R2 में जितने भी ऑर्डर पेयर आ रहे हैं वो सभी ए क्रॉस बी में मिलेंगे। ऐसे ही R3 और R4 में जितने भी ऑर्डर पेयर आ रहे हैं वो सभी आपको ए क्रॉस बी में मिलेंगे, ठीक है। तो रिलेशन हमारे पास क्या हुआ? और रिलेशन R फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं यहां पर ये चीज थोड़ा सा चेंज कर दूं कि और रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट बी टू ए, अगर मेरा रिलेशन सेट बी से सेट ए की तरफ जा रहा है तो वो जो रिलेशन होगा वो बी क्रॉस ए का सबसेट होगा, वो बी क्रॉस ए का सबसेट होगा। अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारा रिलेशन है या जिस तरह के रिलेशन को हमने डिफाइन किया है वो सेट ए से सेट बी पर जा रहा है तो वो ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। अगर वो सेट बी से सेट ए पर जाता है, ठीक है ना, तो वो बी क्रॉस ए का सबसेट होगा। क्लियर? तो पॉज द वीडियो एंड मेक अ नोट। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं जिससे हमें थोड़ा और क्लैरिटी होगी कि रिलेशन क्या है, ठीक है। देखिए अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी रिलेशन की कि ओ रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक। इसका मतलब कि जो आर हमारे पास एक सेट बनेगा ऑर्डर्ड पेयर का, उसमें जितने भी ऑर्डर्ड पेयर आएंगे वो सभी ऑर्डर्ड पेयर ए क्रॉस बी में भी आने चाहिए, ठीक है। अब एक क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इसको हम इसी डेफिनेशन के बेस पर सोल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन मेरे पास क्या है, इफ ए, एक ए सेट दे रखा है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, एक सेट बी है जिसमें एलिमेंट है 4 5 6, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अब देखिए मैंने कल आपको बताया था कि अगर रिलेशन मेरा सेट ए से
सेट बी की तरफ है तो हमें ए क्रॉस बी में चेक करना होता है। अगर हमारे पास रिलेशन बी से ए की तरफ है तो हमें बी क्रॉस ए को चेक करना है। ठीक है, अब देखिए जरा, रिलेशन हमारा ए से बी पर है तो आपके दिमाग में अब ए क्रॉस बी आ जाना चाहिए कि ए क्रॉस बी में कौन कौन से ऑर्डर पेयर बनेंगे। ठीक, अब हमें ये तीन रिलेशन दिए गए हैं R1, R2, R3। हमें इनमें से बताना है कि कौन सा रिलेशन है ए से बी पर और कौन सा नहीं। और आगे क्या पूछा है, गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर, कि जो भी आपका आंसर रहेगा उसके सपोर्ट में आप रीजन जरूर दें। ठीक है, अब देखिए हमें R1 दिया गया है और रिलेशन ए से बी की तरफ है तो हमें एक चीज सबसे पहले चेक करनी है कि जितने भी ऑर्डर पेयर हैं, ठीक है, अगर मान लो आपके दिमाग में ए क्रॉस बी नहीं बन पा रहा, ठीक है, नहीं बन पा रहा, उसके लिए बता रहा हूं, जितने भी ऑर्डर पेयर हैं पहले आप ये चेक कर लो कि उन सभी का फर्स्ट एलिमेंट क्या सेट ए से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि हम ए टू बी की बात कर रहे हैं। फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 1 1 1, सभी का सेट ए से है, बिल्कुल सही। अब जो हर ऑर्डर पेयर में सेकंड एलिमेंट है क्या वो सेट बी से बिलोंग कर रहा है, 4 5 6, हाँ 4 5 6 बिलोंग कर रहा है ना, तो इसका मतलब R1 एक रिलेशन होगा फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ठीक, तो अब हम लिखेंगे कैसे इसको, हम लिखेंगे कैसे, देखिए जो 1 है इसको हम कैसे लिखेंगे कि R1 इंक्लूड किस में कर गया, ए क्रॉस बी में। ठीक है ना, हमने क्या बोला कि R क्या होगा, सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। अब R1 क्या हुआ, सबसेट हो गया ए क्रॉस बी का, तो वही लिखा हमने, R1 इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, देयरफॉर R1 is a relation from set A to set B। ठीक है, अब चलते हैं R2 पर। अब देखिए फर्स्ट एलिमेंट सब में चेक कीजिए, फर्स्ट एलिमेंट है 1 2 3, सेट ए में 1 2 3 है, बिल्कुल सही। 5 4 6 सेट बी में है, बिल्कुल सही। तो अगर सेकंड पार्ट को लिखोगे बिल्कुल इस तरह से लिखना आपने, सिर्फ R1 की जगह पर R2 कर देना आपने, बाकी सारा सेम रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि R2 में जितने भी ऑर्डर पेयर आए हैं वो सभी ऑर्डर पेयर ए क्रॉस बी में भी आएंगे। अब चलते हैं R3 पर। देखिए 4 2 पहले ही जो ऑर्डर पेयर है ये थोड़ा अलग सा लग रहा है ना, क्योंकि पहला एलिमेंट क्या है ऑर्डर पेयर में 4, तो क्या 4 सेट ए में है, नहीं, तो आप यहीं रुक जाओगे, आगे चेक करने की आपको जरूरत ही नहीं। ठीक है, तो आप इसको क्या लिखोगे, R3 को थर्ड पार्ट में कि 4 2 ये ऑर्डर पेयर R3 से तो बिलोंग कर रहा है, बट 4 2 डज नॉट बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, क्योंकि जब आप ए क्रॉस बी लिखेंगे तो 4 2 इस तरह का ऑर्डर पेयर आपको ए क्रॉस बी में नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब यहां से क्या हुआ कि R3 जो है वो ए क्रॉस बी का सबसेट नहीं होगा, R3 इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, तो देयरफॉर R3 इज नॉट अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी रिलेशन को चेक कर सकते हैं कि क्या वो सेट ए से बी पर रिलेशन है या नहीं। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है लेट R बी द रिलेशन ऑन सेट n ऑफ नेचुरल नंबर्स। मतलब क्या है कि जो लिखा था उसने R बी द रिलेशन ऑन सेट n, यानी कि दो जो सेट हैं रिलेशन आपके पास n टू n है, जैसे हमने बोला ना रिलेशन फ्रॉम सेट a टू b। अब यहां पर क्या है, रिलेशन फ्रॉम सेट n
टू सेट n। क्लियर बात? इसका मतलब क्या होगा, जो आपके पास रिलेशन R होगा वो किसका सबसेट होगा, n क्रॉस n का, n क्रॉस n का। ठीक है, अब रिलेशन डिफाइन किस तरह से किया गया कि जो R है उसमें ऑर्डर पेयर किस तरह से होंगे, a कोमा b की फॉर्म में होंगे। अब a और b आपस में किस तरह से रिलेट हैं कि a प्लस 3b इज इक्वल टू 12, और a भी नेचुरल नंबर है, b भी नेचुरल नंबर है। क्लियर होगी बात? अब हमें यहाँ से a और b की वैल्यू निकालनी है कि a और b की वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी। अब ध्यान से देखिए, a भी हमारे पास नेचुरल नंबर और b भी हमारे पास नेचुरल नंबर। अब अगर मैं यहाँ से इस तरह से लिखूँ इसको कि 3b इज इक्वल टू 12 माइनस a, ठीक है ना, a को मैं राइट में ले गया। अब a आपने कहाँ से लेना है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। तो नेचुरल नंबर हमारे पास शुरू कहाँ से होते हैं, ऐसे 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। अब आप a की वैल्यू को 1 पुट करें, जब a को 1 पुट करेंगे तो आपके पास आएगा 3b इज इक्वल टू 11, ठीक, और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11/3, लेकिन ये तो नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक। तो इसका मतलब आप a को 1 पुट नहीं कर सकते, छोड़ दो इसको, ठीक है। a को 2 पुट करो, जब a को 2 पुट करोगे तो 3b आपके पास कितना आ जाएगा 10, और b कितना आ जाएगा 10/3, ये भी नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक। तो मतलब आप a की वैल्यू 2 भी पुट आप नहीं कर सकते। अब 3 पुट करें आप, जब a को 3 पुट करोगे तो आपके पास इस तरह से आएगा 3b इज इक्वल टू 9, और सोल्व करने पर b भी कितना आ जाएगा 3। अब आपने पुट किया नेचुरल नंबर और मिला क्या आपको नेचुरल नंबर, और यही आपसे कहा गया था कि a भी नेचुरल नंबर होगा और b भी नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। तो इसका मतलब जो आप r लोगे उसमें एक ऑड पेयर तो हो जाएगा 3,3। ये 3 आपने पुट किया a की जगह पर और b आपको मिल गया, ठीक। अब 4 पुट करेंगे, देखिए 4 पुट करने पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर 3b इज इक्वल टू 8 और b इज इक्वल टू 8/3, ये भी नेचुरल नंबर नहीं है। 5 पुट करोगे आपको मिलेगा 3b इज इक्वल टू 7 और b आपके पास 7/3, ये भी नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक। अब आप पुट करें, इसमें 7 हो गया, अब 3 पुट किया, 4 पुट किया, 5 हो गया। अब आप a की जगह पर पुट करेंगे 6, जब 6 पुट करेंगे आप तो आपको मिलेगा 3b इज इक्वल टू 6, क्योंकि 12 माइनस 6 आ जाएगा, और b आपको कितना मिलेगा 2, ये नेचुरल नंबर है भाई, ठीक है। तो पुट आपने क्या किया 6, क्या मिला 2, तो ये भी एक ऑर्डर पेयर बन जाएगा। इतना क्लियर? अब आगे देखते हैं। अब अगर हम आगे चले इसी तरह से a को पुट कर देते हैं 7, तो 3b इज इक्वल टू 12 माइनस 7, ये बनेगा 3b इज इक्वल टू 5 और b की वैल्यू 5/3, तो ये तो नेचुरल नंबर नहीं है भाई, ठीक। अब पुट करते हैं 8, 3b इज इक्वल टू 8 पुट करेंगे यहाँ पर इस तरह से, तो 3b में कितना मिलेगा 4 और b कितना आएगा 4/3, ये भी नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि हमें a भी नेचुरल नंबर होना चाहिए और b भी, ये हमें गिवन है पर। क्लियर? अब पुट करते हैं 9, तो 3b इज इक्वल टू 12 माइनस 9 और 3b कितना मिला आपको 3, b कितना आ गया 1, ये सही है, ये भी नेचुरल नंबर आ गया, ठीक है ना। तो एक ऑर्डर पेयर आपको क्या मिला 9,1। अब आप एक चीज नोट अगर आपने की हो कि हमें b की वैल्यू सिर्फ तब मिल रही है जब हम a को 3 का मल्टीपल पुट कर रहे हैं। देखो पहले 3 पुट किया, फिर 6 और फिर 9। अब आप सोचो कि अगला नंबर हम क्या पुट करें कि हमें नंबर मिले, कैसा नंबर नेचुरल नंबर। तो 3 का मल्टीपल में हमारे पास अगला नंबर क्या आता है 12। तो जब आप 3b इज इक्वल टू 12 माइनस 12 पुट करोगे
तो 3b इज इक्वल टू कितना मिलेगा 0 और b भी कितना हो जाएगा 0। अब आपने पुट तो नेचुरल नंबर किया लेकिन आपको नेचुरल नंबर मिला नहीं, होल नंबर मिला, तो 12,0 तो इसमें आएगा नहीं। ठीक, अब वैसे ही जब आप 12 से बड़ा कोई 3 का मल्टीपल यहां पुट करोगे, ध्यान से देखो, तो 12 से बड़ा हो जाएगा और आपको क्या मिलेगी, एक नेगेटिव वैल्यू। ठीक, तो b की आपको नेगेटिव वैल्यू मिलनी शुरू हो जाएगी। अब आप पुट तो नेचुरल नंबर कर रहे हो लेकिन आपको b की नेगेटिव वैल्यू मिलनी शुरू हो गई, तो नेगेटिव में तो नेचुरल नंबर नहीं होते। तो यानी कि हम सिर्फ ये 3 ऑर्डर्ड पेयर लिखकर ही अपना क्वेश्चन खत्म कर सकते हैं कि जो हमारा r है उसमें सिर्फ 3 ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, 3,3, 6,2 और 9,1। ठीक है, तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।